नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। साथियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी सीरीज, जबरदस्त सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जनरल साइंस। ये जो जनरल साइंस है उसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। यानी आपको पता है कि हर प्रकार के एग्जाम है, उस एग्जाम के अंदर आपका साइंस का वेटेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, सभी एग्जाम के अंदर आपका साइंस का जो वेटेज है वो ज़्यादा रहता है। तो उसी साइंस के वेटेज को हम आज क्या करेंगे, शुरू करेंगे, जो आपकी एग्जाम के अंदर आपका मील का पत्थर साबित होगा। और साथियों, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। सभी क्वेश्चन मैं आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से करवाऊंगा। और आज की हमारी जो ये क्लास है, ये इंट्रोडक्शन क्लास रहने वाली है। आज की क्लास है इंट्रोडक्शन क्लास रहने वाली है। ये हमारी पहली क्लास है और इस पहली क्लास में मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा, जिससे कि आपको समझने का नॉलेज बढ़ेगा, किस प्रकार से साइंस को पढ़ना है, किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, वो सारी बातें आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो इस साइंस की अगर बात करूं तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप स्टेट लेवल के एग्जाम की बात करें तो पटवार का एग्जाम हो गया, ACF का एग्जाम हो गया। यहाँ पर राजस्थान की अगर आप तैयारी करते हैं, राजस्थान में तो रीट हो गया, है ना। अलग अलग एग्जाम में टीचर लेवल की जो वैकेंसी होती है, जैसे राजस्थान में रीट की है, तो अन्य एग्जाम, अन्य राज्यों में अलग अलग प्रकार की आपकी क्या होती है, एग्जाम होती है। CTET हो गया, सुपर टेट हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया, है ना। इसके साथ साथ रेलवे हो गया, SSC हो गया, जितनी भी पुलिस एग्जाम होती हैं उनके लिए बहुत अच्छी सीरीज है। एक बार मेरी क्लास लेके देखो, आपको इंटरेस्ट आएगा, मैं दावा करता हूँ। बस आपको थोड़ा सा मन लगा के पढ़ना है, जो मैं बताता हूँ उनको अच्छे से आपको देखते चलना है। फिर देखना साथियों आपको कितना इंटरेस्ट आता है। और साइंस आपकी ऐसी करवा दूंगा, आपको ज़िंदगी भर कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। अगर आपने चैनल कंपटीशन गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार मेरी क्लास लेके देखो, एक बार, सिर्फ एक बार, है ना। फिर आपको पता चलेगा भी क्लास के अंदर कितना अच्छा कंटेंट है, क्लास के अंदर कितना अच्छा कंटेंट है वो आपको पता चलेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारी पहली क्लास रहने वाली है इंट्रोडक्शन क्लास, उसको हम शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो बायोलॉजी किसका पार्ट है भाई, आप कहोगे विज्ञान का पार्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान क्या है। आपने छठी सातवीं क्लास में ये बात पढ़ी होगी, अच्छे से आपने परिभाषा पढ़ी होगी कि किसी भी वस्तु का या किसी भी पदार्थ का, कोई पदार्थ है, उस पदार्थ का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध जो अध्ययन होता है, सुव्यवस्थित वह जो क्रमबद्ध अध्ययन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। ये बात आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और हाई लेवल तक हम करेंगे। तो बेसिक से आपको यही बात जाननी होती है कि विज्ञान क्या है। तो साथियों, किसी भी पदार्थ का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपका विज्ञान कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा यहां से, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है विज्ञान की शाखाएं। ये जो विज्ञान होती है, इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है साथियों आपका, इन 3 भागों में जो पहला भाग है वो है आपका जीव विज्ञान। कौन सा विज्ञान? जीव विज्ञान, 1 नंबर। इसमें जो दूसरा पार्ट आपका आएगा वो आएगा भौतिकीय विज्ञान। कौन सा विज्ञान? भौतिकीय विज्ञान, जिसको हम फिजिकल साइंस बोलते हैं। इसमें जो तीसरा पार्ट आपका जो आएगा वो आएगा साथियों प्रौद्योगिकी। तीसरा कौन सा पार्ट आएगा? प्रौद्योगिकी। आपको समझना है कि एक पॉइंट को, किसी भी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ हो सकता है, पदार्थ मैं भी हूं, आप भी हो, आपका मोबाइल भी पदार्थ है, आपकी किताब भी पदार्थ है, यानी जो भी इस प्रकृति में आपको वस्तु दिखाई दे रही है वो अपने आप में पदार्थ है। और उसी के बारे में सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। जैसे मान लो ये मानव है, ये मानव है और इस मानव के बारे में क्या करना है? अध्ययन करना है। तो इसका हम क्या करें? सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करेंगे ना। मतलब पहले इसका जन्म कैसे हुआ, इसके अंदर कौन कौन से मतलब पार्ट होते हैं, कैसे उनका विकास होता है, क्या वो काम करते हैं, इस प्रकार से उनका पूरा जानकारी लेना और क्रमबद्ध रूप से जानकारी लेना विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को हमने 3 पार्ट में बांट दिया, जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अब बात आती है साथियों, ये जो जीव विज्ञान होती है, इसको भी हमने 2 भागों में बांट दिया। इस जीव विज्ञान को भी हमने 2 भागों में बांट दिया। एक आता है आपका जंतु विज्ञान, एक आपका आता है जंतु विज्ञान, दूसरा आपका आता है पादप विज्ञान। दूसरा आता है पादप विज्ञान। समझना है कि एक बात को मैं सारा डिटेल से आपको करवाऊंगा, एक बार थोड़ा सा टाइम दो मेरे को।
समझने की कोशिश करो आप, फिर आपको पता चलेगा। ये क्लास पूरी देखनी है आपको। उसके बाद बात करते हैं भौतिकी विज्ञान की, फिजिकल साइंस की अगर बात करते हैं तो इसको भी हमने दो पार्ट में विभाजित कर दिया। इसका पहला पार्ट है आपका रसायन विज्ञान, जिसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं, और इसका दूसरा पार्ट होता है वो होता है भौतिक विज्ञान, जिसको हम फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। रसायन को केमिस्ट्री, भौतिक को हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। तो ये जो रसायन और भौतिकी होती है वो आपकी फिजिकल साइंस के अंदर आते हैं। जीव विज्ञान में दो पार्ट होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो प्रौद्योगिकी को हमने तीन पार्ट में बांट दिया। इसका जो पहला पार्ट है वो है इसरो। इसरो के बारे में हमें पढ़ना है पूरी डिटेल से। उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है डीआरडीओ। डीआरडीओ के बारे में पढ़ना होता है प्रौद्योगिकी के अंदर। और तीसरा जो आपका प्रकार होता है इस प्रौद्योगिकी का वो होता है परमाणु रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर यानी परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, इनके बारे में पढ़ना आपका क्या कहलाता है? परमाणु रिएक्टर संबंधी अध्ययन कहलाता है। अच्छा, इस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप इतना पढ़ लेते हो ना तो आपका पूरा साइंस क्लियर हो जाता है। इससे बाहर किसी भी एग्जाम में, चाहे इंडिया के अंदर कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और यही पार्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आई बात समझ में? तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया है? अभी तक मैंने आपको थोड़ा सिलेबस बताया, भाई हमारी साइंस किस प्रकार से बंटी हुई है, कितने पार्ट में हमने विभाजित कर रखा है, कितने पार्ट में हम इसको विभाजित करके पढ़ेंगे, वही बात मैंने आपके सामने डिस्कस की है। उम्मीद कर सकता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, यही बात मैंने आपको फिर यहां से लिख के बता दी नोट्स में कि किसी पदार्थ का सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है, जो मैं आपको बता चुका हूं। विज्ञान को हम तीन शाखाओं में विभाजित कर सकते हैं: जीव विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगर हम जीव विज्ञान की बात करते हैं तो इसको भी हम कितने भागों में विभाजित करेंगे साथियों? दो भागों में। जंतु विज्ञान को जूलॉजी बोलते हैं, पादप विज्ञान को हम बॉटनी बोलते हैं। जूलॉजी और बॉटनी में दो भागों में विभाजित कर देते हैं बायोलॉजी को, यानी जीव विज्ञान को। अगर बात भौतिकीय विज्ञान की आती है तो भौतिकीय विज्ञान को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक भाग आपका होता है रसायन विज्ञान, दूसरा भाग आपका होता है भौतिक विज्ञान। रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो केमिस्ट्री, और भौतिक विज्ञान की बात करते हैं तो फिजिक्स। अगर हम प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो साथ ही इसमें आपका सबसे पहले पढ़ना पड़ता है आपको इसरो के बारे में, उसके बाद डीआरडीओ के बारे में, और उसके बाद आपको परमाणु रिएक्टर के बारे में पढ़ना होता है। यही हमारी साइंस है, यही हमारा सब कुछ है, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता होगा, बहुत ज़्यादा आपको तंग करता होगा, लेकिन अब नहीं करेगा अगर आप मेरे साथ बिल्कुल अच्छे से रेगुलर मेरे साथ बने रहते हैं। और जितना मैं आपको बताता हूँ उतना अगर पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। एक बार विश्वास करके देखो, कंटेंट देखो कितना ज़बरदस्त मैं आपको दूंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अब देखिए, इससे आगे सबसे पहले में क्या पढ़ना पड़ेगा भाई? सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले में क्या पढ़ना है? देखिए, सबसे पहले पढ़ना है हमें जीव विज्ञान, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ना है तो सबसे पहले जीव विज्ञान पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हम इस पार्ट को पढ़ेंगे, जीव विज्ञान को। तो देखिए, एक नंबर हम बात करते हैं जीव विज्ञान की। किसकी बात करते हैं? जीव विज्ञान की बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए भी जीव विज्ञान क्या है। मैंने आपको ये तो बता दिया भी विज्ञान क्या है, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए जीव विज्ञान क्या है, क्योंकि हमें जीव विज्ञान के बारे में पढ़ना है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान को बोला जाता है बायोलॉजी। क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है। अब ये जो बायोलॉजी शब्द है ना, इसी में ही सब कुछ छुपा हुआ है। इस जीव विज्ञान का जो पूरा का पूरा है ना, वो इसी बायोलॉजी में छुपा हुआ है। कैसे? देखिए, इस बायोलॉजी शब्द का मैं संधि विच्छेद करता हूं, यानी इस प्रकार से इसको मैं तोड़ देता हूं। बायो प्लस लोगोस, यानी बायो प्लस लोगोस से मिलकर के क्या बना? आपका शब्द बायोलॉजी बना। और इस बायोलॉजी का ही हिंदी रूप, इस बायोलॉजी का ही हिंदी रूप आपका क्या है? इस बायोलॉजी का ही हिंदी रूप जो है ना, वो आपका जीव विज्ञान है। बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी, बायोलॉजी का हिंदी रूप जो है ना, वही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी को हम दो शब्दों में लिख सकते हैं, बायो प्लस लोगोस। यहां पर बायो का अर्थ होता है साथियों जीव, जीवन, जीव या फिर जीवन एक ही बात है। बायो का मतलब होता है जीवन, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी करना। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मैंने आपको क्या बताया कि जीव विज्ञान जो है ना, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, बायो प्लस लोगोस। बायो का अर्थ जीवन होता है, लोगोस का अर्थ अध्ययन होता है, अध्ययन करना, अध्ययन करना। और ये जो बायोलॉजी शब्द है, इसी का हिंदी रूप क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। तो आपको ये पूछ ले कि जीव विज्ञान का अर्थ क्या है,
इस जीव विज्ञान का अर्थ क्या है, तो आप क्या कहोगे भाई जीव विज्ञान बना बायोलॉजी से, और बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, बायोलॉजी का अर्थ होता है जीवन का अध्ययन करना। तो इस जीव विज्ञान का अर्थ क्या हो गया, इस जीव विज्ञान का अर्थ हो गया जीवन का अध्ययन करना, जीवन का अध्ययन करना, जीवन का अध्ययन करना। किसका अर्थ है इस जीव विज्ञान का, जीव विज्ञान शब्द का ही मतलब क्या है, जीवन का अध्ययन करना। अब जो जीवन होता है वो दो प्रकार का होता है, इस पृथ्वी के ऊपर जीवन दो प्रकार का है। अब दो प्रकार का जीवन कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। भाई जीवन है वो कितने प्रकार का होता है इस पृथ्वी के ऊपर, तो जीवन आपका दो प्रकार का होता है। एक तो जीवन होता है जंतुओं का, एक जीवन आपका होता है जंतुओं का, और दूसरा जीवन आपका होता है पादपों का। दूसरा जीवन आपका किसका होता है, पादपों का। अब जंतुओं के जीवन की अगर हम बात करेंगे तो उसको हम बोल देंगे जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। अगर हम जंतुओं के बारे में बात करेंगे तो उसको जंतु विज्ञान बोल देंगे, और अगर हम पौधों के बारे में बात करेंगे, पादपों के बारे में बात करेंगे तो उसको बोल देते हैं पादप या फिर वनस्पति विज्ञान, पादप या फिर वनस्पति विज्ञान। यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा, एक एक बात समझनी है आपको, ठीक है ना। तो जीवन का अध्ययन करना बायोलॉजी, इस जीव विज्ञान का अर्थ था। अब जीवन पृथ्वी के ऊपर दो प्रकार का होता है, एक जंतुओं का होता है, एक पौधों का होता है। जंतुओं के जीवन का अध्ययन करना जंतु विज्ञान कहलाता है, पौधों के जीवन का अध्ययन करना पादप विज्ञान या फिर वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इसीलिए हमने जीव विज्ञान को कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया, क्योंकि जीवन दो प्रकार का है। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। अब मैंने आपको यह बता दिया भी जीव विज्ञान कौन से शब्द से मिलकर के बना है, बायोलॉजी से। बायोलॉजी, बायो प्लस लोगोस, बायो का मतलब जीवन, लोगोस का मतलब अध्ययन करना। बायोलॉजी का ही हिंदी रूप क्या है आपका, जीव विज्ञान है। अच्छा, पहले आपको यह पता होना चाहिए भी जीव विज्ञान जो है ना, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि भाई ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है जीव विज्ञान, इस जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो इस जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था लेमार्क, और दूसरे का नाम था ट्रेविरेनस, यानी दो व्यक्ति थे, दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था लेमार्क, दूसरे का नाम था ट्रेविरेनस। दोनों ने मिलकर के क्या किया, इस बायोलॉजी का नाम क्या रखा, जीव विज्ञान नाम रखा। यानी जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 ईस्वी में इस बायोलॉजी शब्द का हिंदी रूप क्या बताया, जीव विज्ञान बताया। पहले जीव विज्ञान नहीं कहा जाता था, 1802 ईस्वी से पहले बायोलॉजी को बायोलॉजी कहा जाता था, लेकिन 1802 के बाद इस बायोलॉजी को क्या कहा जाने लगा, जीव विज्ञान कहा जाने लगा। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 ईस्वी में किया गया। अब देखिए एक मैं आपको ट्विस्ट बताता हूं। क्वेश्चन पूछा गया था RAS प्री के अंदर, 2013 में, RAS 2013 प्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। तो बताइए लेमार्क और ट्रेविरेनस कहां के थे, यानी लेमार्क कहां का था और ट्रेविरेनस कहां का था, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया RAS के अंदर। अब आपको भी पता होना चाहिए भी लेमार्क था वो कहां का था, तो लेमार्क था फ्रांस का, कहां का, फ्रांस का। और ट्रेविरेनस कहां का था, ट्रेविरेनस था आपका जर्मनी का, ट्रेविरेनस कहां का था, जर्मनी का। अब इतने डीपली क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो भाई क्वेश्चन गलत होने की संभावना भी होती है, लेकिन आपको गलत नहीं करना है, आपको हर प्रकार का लेवल आपको छूना है, हर प्रकार के एग्जाम आपको क्लियर करने हैं। जो भी आप एग्जाम दोगे स्टार्टिंग में पहली बार में ही करनी है आपको। अगर आप हार चुके हैं, हताश हो चुके हैं इस विज्ञान को लेकर के, तो अब आपको हताश बिल्कुल भी नहीं होना है। बस आपको जो मैं बताता हूँ उसको अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद साइंस आपको दुखी नहीं करेगी, ठीक है। तो ये बात आपको यहां तक समझ में आई होगी। मैंने आपको बताया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 में लेमार्क जो फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जो जर्मनी के थे, इन दोनों ने क्या किया था, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अच्छा, एक बात आपसे और पूछा जा सकता है कि ये जो जीव विज्ञान है ना, जीव विज्ञान शब्द का जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक या फिर पितामह किसे कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक या फिर जीव विज्ञान का पितामह या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है। तो ध्यान रखोगे साथियों, अरस्तु को क्या कहा जाता है, अरस्तु को
जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का जनक कहा जाता है, पितामह कहा जाता है, या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? अरिस्टो को कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से, जीव विज्ञान का मतलब क्या है? सभी प्रकार के जीवन का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं। सभी प्रकार के जीवन का अध्ययन, बताया था ना मैंने, बायो का मतलब जीवन, लोगोस का मतलब अध्ययन करना, तो जीवन का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 ईस्वी में लेमार्क जो फ्रांस के थे, ट्रेविरेनस जो जर्मनी के थे, इन दोनों ने मिलकर के सर्वप्रथम प्रयोग किया 1802 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का। जीव विज्ञान जो शब्द है वो बायोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। बायोलॉजी शब्द बायो प्लस लोगोस से मिलकर बना है, जिसमें बायो का अर्थ जीवन है और लोगोस का अर्थ क्या है? अध्ययन करना। अतः जीव विज्ञान शब्द का अर्थ क्या हो गया? जीवन का अध्ययन करना। यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल। जीव विज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम है अरस्तु। ध्यान रखना, जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। और पृथ्वी पर जीवन दो प्रकार का होता है, इसलिए हम जीव विज्ञान को कितने भागों में बांट देते हैं? दो भागों में विभाजित कर देते हैं। एक आपका होता है जंतु विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं साथियों जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं। और दूसरा आपका होता है पादप विज्ञान या फिर वनस्पति विज्ञान, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोटनी। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब बहुत सारे दोस्त ये भी कहेंगे कि नोट्स कहाँ से मिलेगा, तो नोट्स आपको दे दिया जाएगा, प्रॉपर पूरा बायोलॉजी का नोट्स दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार 5-7-10 दिन आप क्लास को रेगुलर करो, इनका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, और जो नोट्स खुद बनाएगा उसका तो कहना ही क्या है, खुद के नोट्स खुद के ही होते हैं। खुद नोट्स बना लो अच्छे से, मैं आपको PDF इनकी डेली आपको दे दिया करूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? देखिए यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हमें सबसे पहले पढ़ना है जंतु विज्ञान को। सबसे पहले हमें किसको पढ़ना है? जंतु विज्ञान को पढ़ना है, जूलॉजी को पढ़ना है। अब मैं आपको बताता हूं जूलॉजी या फिर जंतु विज्ञान के बारे में। यहां तक अगर आपको क्लियर हुआ है तो बिल्कुल आप वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अगर आपको समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, दमदार तरीके से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जंतु विज्ञान या फिर जूलॉजी के बारे में। किसके बारे में? जंतु विज्ञान या फिर जूलॉजी के बारे में बात करते हैं। जंतु विज्ञान या फिर जूलॉजी क्या है? बात करते हैं जंतु विज्ञान या फिर जूलॉजी क्या है। देखिए जंतु विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं, जूलॉजी। देखिए साथियों, बात वही है कि ये जो जंतु विज्ञान शब्द है ना, वो किससे मिलकर के बना है? जूलॉजी से मिलकर के बना है। यानी कहने का मतलब जूलॉजी का ही हिंदी रूप, जूलॉजी का हिंदी रूप क्या है? आपका जंतु विज्ञान है। जिस प्रकार से बायोलॉजी शब्द का हिंदी रूप क्या होता है? जीव विज्ञान होता है, उसी प्रकार से जूलॉजी शब्द का हिंदी रूप क्या होता है? जंतु विज्ञान होता है। अच्छा, जूलॉजी जो शब्द है वो भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, जू प्लस लोगोस। जू प्लस लोगोस, जू प्लस लोगोस से मिलकर के आपका बना है जूलॉजी शब्द। अब जू का मतलब क्या होता है? जू का मतलब होता है जंतु, जू का मतलब क्या होता है? जंतु। और लोगोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो अब जंतु विज्ञान का अर्थ क्या हो गया? अब आपको कोई पूछ ले जंतु विज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? भाई जंतु विज्ञान शब्द बना है जूलॉजी से, जूलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, जू प्लस लोगोस। जू का मतलब जंतु, लोगोस का मतलब अध्ययन करना। इसका मतलब जंतु विज्ञान का अर्थ क्या हो गया? जंतु जीवन का अध्ययन करना, जंतुओं का अध्ययन करना या फिर जंतु जीवन का अध्ययन करना। जंतु जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आपका जंतु विज्ञान कहलाता है। जंतु जीवन का अध्ययन करना आपका क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। अच्छा, जंतु जीवन के लिए एक तो हम शब्द काम में लेते हैं जूलॉजी। जंतु जीवन के लिए हम एक शब्द तो काम में लेते हैं जूलॉजी, और एक शब्द जंतु विज्ञान, इस जंतु जीवन के लिए एक शब्द और काम में आता है, वो शब्द भी पूछा जाता है आपसे। मैंने क्या कहा? एक बार मेरी बात के ऊपर गौर कीजिए। मैंने ये बताया कि हम जंतु जीवन के लिए एक तो हम किसका उपयोग करते हैं? जूलॉजी शब्द का उपयोग करते हैं। और एक जंतु जीवन के लिए एक शब्द और होता है, और वो शब्द होता है अंग्रेजी का। वो शब्द किसका होता है? अंग्रेजी का शब्द होता है, और उस शब्द को कहते हैं फ्यूना। क्या कहते हैं? फ्यूना। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फ्यूना शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पादप जीवन के लिए, जंतु जीवन के लिए, दोनों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो फ्यूना शब्द है, फ्यूना शब्द ये किसके लिए काम में लिया जाता है? तो ये जंतु जीवन के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, और ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है आपका ये फ्यूना। ठीक है,
जंतु जीवन के लिए फ्यूना शब्द का प्रयोग करते हैं। उम्मीद कर सकता हूं बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा अब बात आती है नेक्स्ट। आपको मैंने इस जंतु विज्ञान का अर्थ बता दिया, जंतु विज्ञान बना किससे था वो मैंने आपको बता दिया, जंतु विज्ञान इस जंतु जीवन के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कि जंतु जीव विज्ञान का, इस जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जंतु विज्ञान का जनक भी कौन है, आपका अरस्तु है। जंतु विज्ञान का जनक भी कौन है, अरस्तु। यानी जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक कौन है साथियों, अरस्तु हैं। जंतु और जीव दोनों विज्ञानों के जनक कौन है, अरस्तु। अब साथियों ध्यान होना चाहिए, अरस्तु जी ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम आपको पता होना चाहिए। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था जंतु इतिहास। क्या नाम था, जंतु इतिहास उस पुस्तक का नाम था। यानी जंतु विज्ञान का जो जनक है वो है अरस्तु, और अरस्तु ने एक पुस्तक लिख डाली और उस पुस्तक का नाम रख दिया साथियों जंतु इतिहास। क्या नाम रख दिया, जंतु इतिहास। अब बात आती है जो जंतु इतिहास थी ना पुस्तक, इस जंतु इतिहास पुस्तक के अंदर किसका वर्णन किया गया है, इस जंतु इतिहास पुस्तक के अंदर वर्णन किसका है, इस जंतु इतिहास के अंदर वर्णन किसका है वो आपको पता होना चाहिए। तो इस जंतु इतिहास के अंदर जो वर्णन किया गया है वो जंतुओं की संरचना, जंतुओं की संरचना, जंतुओं की संरचना उसका व्यवहार, जंतुओं की संरचना उसका व्यवहार व उसका स्वरूप, व उसका स्वरूप। यानी जंतुओं की संरचना, जंतुओं के व्यवहार और जंतुओं के स्वरूप का वर्णन किसके अंदर किया गया है, जंतु इतिहास पुस्तक के अंदर, जो किसने लिखी थी, अरस्तु नाम के व्यक्ति ने लिखी थी। अब जंतुओं की संरचना का मतलब जंतु किस प्रकार से बने होते हैं, उनका शरीर किस प्रकार का बना होता है, ये सारी की सारी बातें आपको किसके अंदर मिलेंगी, जंतु इतिहास के अंदर मिलेंगी। ठीक है, जंतु इतिहास के अंदर मिलेंगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात आती है व्यवहार की। भाई जंतु किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, है ना, जैसे भाई भेड़ का किस प्रकार से व्यवहार है, मानव का किस प्रकार से व्यवहार है ना, पक्षियों का व्यवहार कैसा है, सरीसृप का व्यवहार कैसा है, तो वो बात भी आपको कहाँ पर मिलेगी, जंतु इतिहास पुस्तक में मिलेगी। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा जंतु इतिहास पुस्तक में किसका वर्णन है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा अब बात आती है एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताऊंगा, उससे पहले आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि जंतु विज्ञान का मतलब क्या होता है, जूलॉजी। जूलॉजी जो शब्द से मिलकर बना, जू प्लस लोगोस। जू का मतलब जंतु, लोगोस का मतलब अध्ययन करना, लोगोस का मतलब अध्ययन करना। इसका मतलब जंतु विज्ञान का अर्थ क्या हो गया, जंतु जीवन का अध्ययन करना। जंतु जीवन के लिए एक तो हम जूलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जंतु जीवन के लिए हम अंग्रेजी में एक शब्द और है उसका प्रयोग भी करते हैं जिसका नाम है फ्यूना। जंतु विज्ञान के जनक कौन थे, अरस्तु थे। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी उसका नाम था जंतु इतिहास। जंतु इतिहास के अंदर कौन सी किसका वर्णन किया गया है, तो जंतुओं की संरचना, व्यवहार और उसके स्वरूप का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। यहां तक आपको बात याद हो जानी चाहिए और उम्मीद कर सकता हूं ये बात आपको याद हो भी गई होगी। अब देखिए बताता हूं मैं आपको, बात करते हैं जंतु विज्ञान के बारे में। देखिए जीव विज्ञान की वह शाखा, भाई जीव विज्ञान की शाखा है क्योंकि मैंने आपको बताया था बायोलॉजी को दो भागों में बांटा है, जूलॉजी और बॉटनी में। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की शाखा है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतु जीवन का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, जंतु विज्ञान शब्द जो है ना वो जूलॉजी का हिंदी रूप है। जूलॉजी का हिंदी रूप क्या है आपका, जंतु विज्ञान है। और जूलॉजी शब्द जो है ना वो जू प्लस लोगोस से मिलकर के बना है, जिसमें जू का अर्थ है जंतु और लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना। अतः जंतु विज्ञान का अर्थ क्या हो गया, जंतु जीवन का अध्ययन करना। समझ में आ गई बात, बिल्कुल। अंग्रेजी में जंतु जगत के लिए या फिर जंतु जीवन के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, फ्यूना शब्द का प्रयोग करते हैं। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और अरस्तु ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने जंतुओं के ऊपर पुस्तक लिखी जिसका नाम था जंतु इतिहास। और इस जंतु इतिहास पुस्तक में जंतुओं की संरचना, उसके व्यवहार और उसके स्वरूप के बारे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद कर सकता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आपको नोट के अंदर ध्यान रखनी है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक व्यक्ति था केरोलस लीनियस नाम का, केरोलस लीनियस नाम का एक व्यक्ति था, केरोलस लीनियस, नाम याद रखना, केरोलस लीनियस। इनके बारे में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। बात नंबर एक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इन्होंने क्या लिखी थी? पुस्तक। अब ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है ना, ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का नाम था साथियों सिस्टीमा नेचुरी। क्या नाम था? सिस्टीमा नेचुरी, सिस्टीमा नेचुरी, सिस्टीमा नेचुरी नाम की पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? केरोलस लीनियस ने। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये स्वीडन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के रहने वाले। केरोलस लीनियस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टीमा नेचुरी, सिस्टीमा नेचुरी नाम की पुस्तक लिखी। और ये जो पुस्तक है साथियों, इस पुस्तक के अंदर जीव जंतुओं का क्या किया गया है? आधुनिक वर्णन किया गया है। जीव जंतुओं का आधुनिक वर्णन, आधुनिक वर्गीकरण, जीव जंतुओं का आधुनिक वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण किया गया है। अब ये क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए केरोलस लीनियस ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सिस्टीमा नेचुरी। और सिस्टीमा नेचुरी नाम की जो पुस्तक है साथियों, इसके अंदर जीव जंतुओं का क्या किया गया है? आधुनिक वर्गीकरण किया गया है। क्या किया गया है? आधुनिक वर्गीकरण किया गया है। अब हम बात करते हैं आधुनिक वर्गीकरण क्या है। देखिए, यानी आपने देखा होगा कि पहले बात करते हैं जंतुओं की। जंतुओं में आपने इस प्रकार से देखा होगा, अलग अलग संघ देखे होंगे। जैसे आपने सुना होगा मोलस्का संघ, सुना होगा, नहीं सुना तो अब सुना रहा हूं, सुन लो। मोलस्का संघ हो गया, ऑर्थोपोडा संघ हो गया, है ना, ऑर्थोपोडा संघ हो गया, है ना, और संघ डर्मेटा हो गया, डर्मेटा नाम का संघ होता है। इसी प्रकार से बहुत सारे संघ होते हैं, है ना। इनमें अलग अलग जंतुओं को रखा जाता है, इनमें अलग अलग जंतुओं को रखा जाता है। जैसे सरीसृप वर्ग हो गया, है ना, ये वर्ग होते हैं। इन वर्गों में अलग अलग जंतुओं को रखा जाता है। जैसे मोलस्का में कीट जैसे छोटे मोटे ये होते हैं ना, उनको रखा जाता है। ऑर्थोपोडा में जिनकी ऊपर की जो सतह हार्ड होती है उनको रखा जाता है ना। संघ डर्मेटा में इकाइनोडर्मेटा को रखा जाता है। सरीसृप में ये जो रेंकर चलते हैं उनको रखा जाता है। तो अलग अलग जंतुओं को अलग अलग संघ में रखा गया है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? आधुनिक वर्गीकरण बोलते हैं। आज जो हम वर्गीकरण ये जो पढ़ते हैं ना, वही क्या है? आपका आधुनिक वर्गीकरण है। ये तो बात जंतुओं की हो गई। इसी प्रकार से हम बात करते हैं पादपों की। तो पादपों को का भी क्या किया गया है? अलग अलग वर्णन किया गया है, अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। जैसे कोई ब्रायोफाइटा संघ का है, कोई ब्रायोफाइटा संघ का है, कोई थेलोफाइटा संघ का है, कोई लाइकेन संघ का है। इस प्रकार से आपने देखा होगा विज्ञान के अंदर ये जो संघ होते हैं, इन संघों को बांटने का काम किसने किया था? तो इन संघों को बांटने का या इसका वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका वर्गीकरण किया था केरोलस लीनियस ने। कौन सी पुस्तक के अंदर? सिस्टीमा नेचुरी नाम की पुस्तक के अंदर, जीव जंतुओं का आधुनिक वर्गीकरण। इसीलिए इस केरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है साथियों? इसीलिए केरोलस लीनियस को कहा जाता है आधुनिक वर्गीका का पिता। क्या कहा जाता है? आधुनिक वर्गीका का पिता कहा जाता है। केरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है? आधुनिक वर्गीका का पिता कहा जाता है। आधुनिक वर्गीका का पिता, आधुनिक वर्गीका का पिता किसे कहा जाता है? केरोलस लीनियस को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के अंदर जीव जंतुओं का आधुनिक वर्गीकरण किया था। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद कर सकता हूं। यह बात नंबर 1 थी केरोलस लीनियस के बारे में। यह बात नंबर 1 थी केरोलस लीनियस के बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है। तो केरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति को क्या किया था? प्रतिपादित किया था। द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किया। अब ये द्विनाम पद्धति होती क्या है? द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किया। अच्छा, द्विनाम पद्धति होती क्या है उसके बारे में अगर बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। जैसे प्याज एक शब्द है, इसको हम विज्ञान की भाषा में बोलते हैं एलियम सेप्पा। क्या बोलते हैं? एलियम सेप्पा। इसको हम एलियम सेप्पा नाम से जानते हैं। किसके अंदर? विज्ञान की भाषा में। हम हमारे भाषा में तो इसको प्याज बोलते हैं, लेकिन हम बात करते हैं विज्ञान की भाषा में तो इसको कहा जाता है एलियम सेप्पा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं किसकी? मनुष्य की। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य को हम हमारी भाषा में तो नाम से पुकार लेते हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में मनुष्य को क्या कहा जाता है? होमो सेपियंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होमो सेपियंस कहा जाता है। होमो
सेपियंस कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, होमो सेपियंस कहा जाता है। तो इसमें दो नाम हो गए, देखो एक तो एलियम नाम हो गया, एक सेपा हो गया, होमो हो गया, सेपियंस हो गया। तो इस प्रकार से द्विनाम जो पद्धति है, दो नामों की जो पद्धति है, वो किसने प्रतिपादित की थी? सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने प्रतिपादित की थी। इसमें जो पहला शब्द होता है वो इसके वंश को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ये पहला शब्द इसके वंश को दर्शाता है और दूसरा शब्द इसकी जाति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? इसकी जाति को। तो आपसे पूछ ले प्याज कौन सी जाति का, मतलब कौन सी जाति से बिलोंग करता है? तो प्याज सेपा जाति से बिलोंग करता है। मनुष्य कौन सी जाति से बिलोंग करता है? तो मनुष्य आपका सेपियंस जाति से क्या करता है? बिलोंग करता है। मनुष्य का वंश कौन सा है? तो मनुष्य का वंश है होमो, है ना। प्याज का वंश कौन सा है? एलियम। और आपकी जाति कौन सी है? सेपा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित करने का काम किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने किया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूं यहां तक बात आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है इससे आगे, अब बात इससे आगे आती है, यहां तक मैं मिटा सकता हूं, कोई तकलीफ आपको मेरे हिसाब से नहीं है। चलिए अब देखो, अब हम बात करते हैं आगे। अब इससे आगे अगर हम बात करते हैं तो जो जंतु विज्ञान, हम बात कर रहे थे जंतु विज्ञान के बारे में, भाई बात तो हमारी जंतु विज्ञान के बारे में चल रही थी। जंतु विज्ञान के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसका ये शब्द किससे बना है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके जनक कौन है, जनक अरस्तु थे, इन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी थी, उस पुस्तक में किसका वर्णन है। उसके बाद एक बात मैंने आपको नोट में बता दी जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम जंतु विज्ञान के बारे में बात करते हैं। तो जंतु विज्ञान को भी हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया। कितने भागों में? 4 भागों में। जंतु विज्ञान को हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया और वो 4 भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो भाग आता है साथियों, वो आता है आपका सजीवों का संगठन। सबसे पहले बात आती है सजीवों के संगठन की। सजीवों का संगठन, सजीवों का संगठन। दूसरा जो आपका प्रकार आता है वो आता है स्वास्थ्य विज्ञान। स्वास्थ्य विज्ञान दूसरा पार्ट आपका आता है स्वास्थ्य विज्ञान। 3 नंबर जो आपका पार्ट आता है वो आता है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता। और 4 नंबर जो आपका पार्ट आता है साथियों, वो आता है जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत का वर्गीकरण। ये 4 पार्ट आपको पढ़ने हैं किसके अंदर? इस जंतु विज्ञान में। अगर आपको जंतु विज्ञान क्लियर करनी है, भाई जीव विज्ञान क्लियर करने के लिए आपको जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान 2 पढ़ने पड़ेंगे, और पूरी विज्ञान क्लियर करने के लिए आपको, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो इतने पार्ट पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ जंतु विज्ञान पूरी करने के लिए आपको ये 4 पार्ट पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा सजीवों का संगठन। अच्छा, सजीवों का संगठन क्या होता है? सजीव किस प्रकार से उनका शरीर बना होता है, कौन कौन से उसके अंदर पार्ट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? संगठन बोलते हैं। अच्छा, सजीवों के संगठन को भी हमने कई पार्ट में विभाजित कर दिया। सजीवों के संगठन को हमने कई पार्ट में विभाजित कर दिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका के बारे में। कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर के किसका निर्माण कर देती हैं? उत्तक का निर्माण कर देती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे 2 नंबर उत्तक के बारे में। किसके बारे में? उत्तक के बारे में। उसके बाद बहुत सारे उत्तक आपस में मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं? अंग तंत्र का निर्माण कर देते हैं, अंगों का निर्माण कर देते हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अंग तंत्र के बारे में। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं साथियों किसके बारे में? 4 नंबर हम पढ़ने वाले हैं ज्ञानेंद्रियों के बारे में। किसके बारे में? ज्ञानेंद्रियों के बारे में। ये 4 पार्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे इस सजीवों के संगठन में। अब कोशिका के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, उत्तक के बारे में डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है अंग तंत्र की। अंग तंत्र को भी हमने कई पार्टों में विभाजित कर दिया। जैसे 1 नंबर आपका हो गया पाचन तंत्र, 2 नंबर आपका हो गया श्वसन तंत्र, 3 नंबर आपका हो गया ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। उसके बाद आपका 4 नंबर हो गया उत्सर्जन तंत्र, है ना। उसके बाद 5 नंबर आपका हो गया जनन तंत्र। उसके बाद 6 नंबर आपका हो गया अंतःस्रावी तंत्र। उसके बाद 7 नंबर आपका हो गया तंत्रिका तंत्र। ये तंत्र आपको पढ़ने पड़ेंगे इस अंग तंत्र वाले टॉपिक में। और उसके बाद ज्ञानेंद्रियां पढ़नी पड़ेंगी। ज्ञानेंद्रियों में आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जैसे त्वचा हो गया, आंख हो गया, नाक हो गया, है ना, कान हो गया। इस प्रकार से आपको ये 5 जीभ हो गया, है ना। ये 5 ज्ञानेंद्रियां आपको पढ़नी पड़ेंगी किसके अंदर? इन ज्ञानेंद्रियों वाले टॉपिक में। ये इस प्रकार से आपका सजीवों का संगठन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम चल के आएंगे स्वास्थ्य विज्ञान में। स्वास्थ्य विज्ञान में आपको सिर्फ 2 बातों के बारे में पढ़ना पड़ता है।
एक बात तो आपको पढ़नी पड़ती है संतुलित भोजन के बारे में। किसके बारे में? संतुलित भोजन के बारे में। और दूसरी बात आपको पढ़नी पड़ती है असंतुलित भोजन के बारे में। यानी स्वास्थ्य विज्ञान सिर्फ और सिर्फ दो बातों के ऊपर डिपेंड करती है, संतुलित और असंतुलित भोजन पर। संतुलित और असंतुलित भोजन पर दो बातों पर क्या करती है? डिपेंड करती है। अब हम संतुलित भोजन की बात करते हैं तो संतुलित भोजन में आपके प्रोटीन पाया जाता है तो प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, वसा पाई जाती है तो वसा के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन पाए जाते हैं विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या पाए जाते हैं? खनिज लवण पाए जाते हैं खनिज लवणों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? संतुलित भोजन वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। फिर हम असंतुलित भोजन की बात करेंगे तो असंतुलित भोजन में ये सभी पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या उत्पन्न हो जाता है? रोग उत्पन्न हो जाता है। फिर हम क्या पढ़ने वाले हैं? रोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। रोग, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, आनुवंशिक रोग, इनके बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आनुवंशिकता के बारे में पढ़ेंगे, मेंडल के बारे में आपने सुना होगा, मेंडल के बारे में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे जंतु जगत के बारे में। जंतु जगत का वर्गीकरण जैसे आपका मोलस्का संघ हो गया, ब्रायोफाइटा संघ हो गया, है ना, ऑर्थोपोडा संघ हो गया, इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। इस प्रकार से आपकी क्या हो जाएगी? जंतु विज्ञान कंप्लीट हो जाएगी। फिर बात आएगी पादप विज्ञान की। पादप विज्ञान में हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे, पौधों में जनन कैसे होता है, पौधों में श्वसन कैसे होता है, पौधों में पाचन कैसे होता है, वो पढ़ेंगे। फिर आपकी जीव विज्ञान कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो जीव विज्ञान का टॉपिक चलेगा साथियों, ये लगभग 2 महीने का चलेगा। कितने महीने का? 2 महीने का। और मैं आपको बता दूं, कोई भी आपका एग्जाम हो उसमें 70% जो क्वेश्चन है ना, 70% क्वेश्चन वो कहाँ से पूछे जाते हैं? वो बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, बायोलॉजी से, है ना। बायोलॉजी से आपके 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बायोलॉजी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल मेरा साथ देंगे। आज मैं आपको इतना ही करवाऊंगा। कल हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं साथियों कोशिका के बारे में। कल हमारा कोशिका का पहला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने आज आपको बताने की कोशिश की वैसे ही मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छा कंटेंट आपको दूंगा, एक बार विश्वास करके देखिए। 3-4 दिन आप रेगुलर क्लास लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कंटेंट कैसा और कंटेंट में दम कितना है। आई बात समझ में? तो उम्मीद कर सकता हूँ बिल्कुल आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आएगा, आ रहा है, या आप मानते हैं कि भी बिल्कुल आपको आएगा, तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। साथियों, मैं बार बार आपको नहीं बोलूँगा, बस एक बार रिक्वेस्ट आपसे कर सकता हूँ। अगर सच में आप अपनी तैयारी करनी चाहते हैं किसी भी एग्जाम की, चाहे वो आपका राजस्थान लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो आपका इंडिया लेवल का एग्जाम हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री के अंदर। कोई भी आपको पैसा नहीं देना है। बहुत जगह आप पैसे देते होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर बिल्कुल भी पैसा नहीं देना है, बस आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही साथियों। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।